नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और पॉलिटी सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर, इसमें हम लोग जानेंगे राइट टू एजुकेशन क्या है, आर्टिकल 21A क्या है, इसके प्रोविजंस क्या हैं एंड इसको कब इंक्लूड किया गया, क्यों इंक्लूड किया गया और आगे वे फॉरवर्ड कैसा है। तो इससे पहले कि हम लोग वीडियो की शुरुआत करें, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी नहीं, आगे जब आप देखेंगे आपको अपने आप पसंद आएगा, ये मैं श्योर हूं, और आप इसे अपने आप लाइक करेंगे। पर शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे और लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे, हमें अच्छा लगेगा और मजा आएगा, और हमारे लिए वही एक मोटिवेशन है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी, आपके लिए जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं, यूपीएससी के एग्जाम है, उसके लिए पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बन रहा है। डेली एक वीडियो अपलोड होता है, तो वो हमेशा आप लोगों के लिए प्रोवाइड होता रहेगा इसी प्रकार से। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और इसमें सीधा जंप इन करते हैं कि ये है क्या, इसके प्रोविजंस क्या हैं और राइट टू एजुकेशन जरूरी क्यों है हमारे संविधान में। देखिए, आर्टिकल 21A कहता क्या है। ये कहता है कि स्टेट फ्री और कंपलसरी, अच्छा, स्टेट की डेफिनेशन वही है जो आर्टिकल 12 में थी, यानी कि गवर्नमेंट तीनों टीयर, सेंट्रल, स्टेट, म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत लेवल की, या फिर गवर्नमेंट द्वारा ओन जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उन सबके लिए हम लोग स्टेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी, फ्री भी है कंपलसरी भी है, एलिमेंट्री एजुकेशन उन बच्चों को जो कि 6 से 14 साल के एज गैप में है। इस एज लिमिट में यानी 8 साल के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। स्टेट, नॉट ओनली गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट हम बोलते हैं तो एक पर्टिकुलर यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग का लेना देना होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग स्टेट इन जनरल बात कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, ये तो कहना हो गया इस आर्टिकल का। इसकी शुरुआत कहां से हुई? उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस 1993 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इस बात को पहचाना कि हर एक बच्चे का ये फंडामेंटल राइट है फॉर फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए, हमने पढ़ा अभी तक राइट टू लाइफ, तो राइट टू लाइफ में राइट टू डिग्निटी भी है। अगर पर्सनल डिग्निटी, पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल ग्रोथ की बात करता है राइट टू लाइफ, तो जाहिर सी बात है राइट टू एजुकेशन भी है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का और व्यक्ति से फिर समाज का और समाज से फिर पूरे देश का समग्र विकास तभी हो पाता है जब उसको एजुकेशन प्रॉपर मिली हो, है ना। तो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इसको इंक्लूड किया गया। उस केस के 9 साल के बाद पार्लियामेंट ने 2002 में इसको रिकॉग्नाइज किया, जब एक 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और इस आर्टिकल को इसमें इंक्लूड किया गया। यानी कि उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस के बाद, इसके 9 साल बाद 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और उसमें आर्टिकल 21 को इन्वोक किया गया, इंक्लूड किया गया, जिसमें यह है कि हर एक बच्चे को फ्री और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन का फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। एक लॉ भी बना 2009 में, और जो लॉ कहता है कि राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, या फिर इसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2000 भी कहा गया।
तो ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्चुअली ये 2009 है, क्योंकि 2009 में आया था, ये मिस प्रिंटिंग है, क्षमा चाहते हैं उसके लिए। 2009। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट, REA, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE एक्ट, ऐसे आपने बहुत बार सुना होगा। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, RTE राइट टू एजुकेशन। 2009 में आया था, ये एक्ट आया था, और आर्टिकल तो ये 21 इसमें इंक्लूड कर ही लिया गया, 21A। चलिए, अब इसके क्या प्रोविजंस हैं, इसकी क्या चीजें हैं, जरा उस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ऑल चिल्ड्रन, जितने भी बच्चे हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 shall be provided with 8 years of elementary education in the neighborhood। नेबरहुड क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है किसी भी शहर में ए जगह पे, कोई जगह है जिसका नाम ए है, और वहां से उस बच्चे का जो घर है वो है बी पोजीशन पे, और यहाँ पे 20 किलोमीटर का अंतर है। अगर ऐसा है तो फिर राइट टू एजुकेशन इज नो एजुकेशन, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि 20 किलोमीटर एक बच्चे के लिए डेली चल के जाना, या उसके पेरेंट्स के लिए भी 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 2-3 किलोमीटर ही पहुंचाना, दूर पहुंचाना, एक बहुत ही परेशानीजनक बात है। इसीलिए उसके नेबरहुड में ही प्रोवाइड किया जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो पास पास में खुल जाते हैं, है ना। चलिए, तो नेबरहुड में प्रोवाइड किया जाना जरूरी है। नो चाइल्ड, कोई भी बच्चा डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे उसका एडमिशन ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, वो नहीं दिखा पा रहा, लेकिन राशन कार्ड तो है, एडमिशन लीजिए। अगर राशन कार्ड भी नहीं है, उसके पेरेंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स का डॉक्यूमेंटेशन है, लीजिए एडमिशन। अगर पेरेंट्स का भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो भी आप उसको एडमिशन दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलियंस की भी बात हुई है, यहाँ पे एवरी सिटीजन, एवरी चिल्ड्रन की बात हुई है। हर एक बच्चा जो रह रहा है, भले ही वो बच्चा फिर बेसिकली आपका सिटीजन हो या फिर एलियन हो, ठीक है। तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे किसी को भी एडमिशन से मना नहीं किया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है फिर भी आप एडमिशन लीजिए, पढ़ाइए बच्चों को। चलिए नेक्स्ट देखिए, द स्टेट्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनरोलिंग द चिल्ड्रन एज वेल एज देयर अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ 8 years ऑफ स्कूलिंग। अब ये स्टेट्स की जिम्मेदारी है, राज्यों की जिम्मेदारी है कि 8 साल की स्कूलिंग को कंप्लीट किया जाए, उनको एनरोल किया जाए और उनकी अटेंडेंस मेंटेन की जाए। देखिए, टीचर्स का काम अब गवर्नमेंट स्कूल्स में सिर्फ पढ़ाना नहीं, टीचर्स का काम यह भी है कि अगर कोई बच्चा आ रहा है तो वो बीच में छोड़ के ना जाए, रिटेंशन रहना चाहिए। अगर कोई बच्चा स्कूल में आ रहा है, पढ़ा और छोड़ के चला गया, तो उसमें फिर लॉस ऑन एंड ऑन उस स्टूडेंट का है, उस बच्चे का है, और ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि देखिए, टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं, क्लास को एंगेजिंग बनाना भी है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, क्रिएटिविटी अपनी इन्वॉल्व करना, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देना जिससे कि बच्चा हमेशा इन्वॉल्व रहे, ना कि आके बोरिंग लेक्चर सुना के बच्चों को सुला देना। तो ये जिम्मेदारी बनती है स्टेट्स की कि बच्चों को एनरोल कीजिए, उनकी अटेंडेंस मेंटेन कीजिए, देखिए कि वो रिटेंशन, उनकी कैपेसिटी है, स्कूल वो कंटिन्यू कर रहे हैं, और 8 साल तक कम से कम उन्होंने 6 से 14 साल का जो गैप है उसमें उन्होंने कंपलसरी एजुकेशन को फॉलो किया है, ठीक है। इसके अलावा ये अहम है, अच्छा इसमें एक चीज मेंशन नहीं की हमने, यहां पे है एज एप्रोप्रिएटेड एडमिशन। अब ये क्या चीज है साहब? एज एप्रोप्रिएटेड एडमिशन क्या होता है? देखिए, जैसे अगर मैं 12 साल का हूं और मुझे फर्स्ट क्लास में बिठा दिया, मैं अगर 12 साल का हूं, मुझे पहली कक्षा में बिठाया गया,
तो जो पहली कक्षा के छात्र हैं उनके लिए मैं बहुत बड़ा हूं, उनके साथ मैं घुल मिल नहीं पाऊंगा, और और मेरे लिए वो बहुत छोटे हैं, है ना, तो वो मेरे से घुल मिल नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तो मेरा मन करेगा नहीं क्लास में जाने का, अब मैं डेफिनेटली ड्रॉप आउट कर जाऊंगा। तो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि अगर 12 साल का बच्चा है, उसे छठी में एडमिशन दे दिया, ठीक है, 6 क्लास में एडमिशन दे दिया आपने। अगर 6 क्लास में एडमिशन दिया लेकिन वो 3rd क्लास तक का उसका लेवल है, वो सिर्फ 3rd क्लास तक की मैथ, साइंस और सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, फिर क्या हो? तो आपको उसको एक्स्ट्रा क्लासेस देनी पड़ेंगी। आप एक्स्ट्रा क्लास दीजिए, आप एक्स्ट्रा उसको स्कूल के बाद में रोकिए, समय अधिक दीजिए, और इस तरीके से उसको सबके बराबर लेके आइए। लेकिन एज अप्रोप्रिएटेड एडमिशन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एडमिशन तो हो गया साहब, है ना, एडमिशन तो हो गया, लेकिन बच्चे की एज उसके क्लास से मैच नहीं कर रही। सो एज अप्रोप्रिएटेड एडमिशन होना चाहिए, ये सबसे अहम है इसमें, ठीक। और अगला, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन सबको बच्चों को एनरोल करना है। वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से जो बच्चे हैं, कहने का मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मान लीजिए एक प्राइवेट स्कूल है, उस प्राइवेट स्कूल की फीस है 4500 पर मंथ। अब मान लीजिए अगर इसकी स्कूल की फीस 4500 रुपए पर मंथ है, और एक कोई डेली वेज लेबरर है, और वो लेबरर जो है वो, उनकी खुद की जो कमाई है वो 8000 रुपया महीना है, मासिक वेतन इनका 8000 है। तो क्या वो इस स्कूल की शिक्षा को अफोर्ड कर पाएंगे? जी नहीं, हरगिज नहीं। अगर ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो क्या इसका मतलब ये है कि इनके बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। इसीलिए ये प्रोविजन को ऐड किया गया कि जितने भी स्कूल्स हैं उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए 25% सीट्स कम से कम रिजर्व करनी पड़ेगी। जैसे अगर 100 सीट्स पे एनरोलमेंट होता है तो उनमें से 75 सीट्स पे आप अपनी मर्जी से एडमिशन लीजिए, लेकिन 25 सीट्स आपको रिजर्व रखनी पड़ेंगी, और इनका पैसा आपको गवर्नमेंट पे करने वाली है। यानी सीट्स रिजर्व है, पैसा मिलेगा प्राइवेट स्कूल्स को उतना उन सीट्स का, लेकिन पे कौन करेगा इस बार? गवर्नमेंट, ना कि वो बच्चे। लेकिन यहीं पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, और जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अपब्रिंगिंग का और आसपास के माहौल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है किसी की भी एजुकेशन। अगर मान लीजिए कोई एक बच्चा है और वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करता है, तो उसके पास फैंसी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, फैंसी लंच बॉक्स, फैंसी स्कूल बैग्स, ये सब नहीं होंगे। जबकि वहीं जो एक रिच चाइल्ड है, उस रिच चाइल्ड के पास ये सारी चीजें रहेंगी जो हमने मेंशन की। तो उस रिच चाइल्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करने वाले चाइल्ड में एक मतभेद हमेशा रहेगा, और वो वहां पे एडजस्ट नहीं कर पाएगा, और इवेंचुअली गिल्ट में और शेम में वो ड्रॉप आउट कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसको अगेन इस डिस्टेंस को ब्रिज करने वाले हमेशा कौन आएंगे सामने? टीचर्स। सो टीचर्स को इस तरीके से क्लास को के माहौल को रखना चाहिए कि वो सबको लेके आगे बढ़े, भले ही वो इकोनॉमिकली रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करने वाला बच्चा हो, या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करने वाला बच्चा। तो ये इसमें कॉज ऑफ कंसर्न और सारे प्रोविजंस रहे। अब देखिए, नो डिटेंशन पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता ये था कि ऐसा देखा गया, ऐसा ट्रेंड पाया गया कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्टेजेस ऑफ क्लासरूम में
स्कूल छोड़ देते थे। जैसे मान लीजिए किसी ने एडमिशन लिया फर्स्ट क्लास में, तो उसने 2, 3, 4 क्लासेस तक पढ़ा, फोर्थ तक पढ़ा, उसके बाद उसने ड्रॉप ले लिया, ड्रॉप कर दिया, अब वो स्कूल नहीं आ रहा, ठीक है। कोई 7th में ड्रॉप कर गया, तो ऐसे देखा गया कि प्राइमरी स्कूल्स में जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए नो डिटेंशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया। नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब क्या है कि 8वीं क्लास तक टिल 8th स्टैंडर्ड nobody will be detained, nobody shall be detained। कोई अगर फेल हो जाता है एग्जाम में, एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो उसे डिटेन नहीं किया जाएगा, उसे वापस से वही क्लास नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। इससे वही क्लास नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि होता यह है कि मान लीजिए कोई 3rd क्लास में फेल हो गया, अगर वो 3rd क्लास में फेल हो गया तो फिर उसे उस साल वापस से 3rd पढ़ा के किया जाता था। अब नो डिटेंशन पॉलिसी के अनुसार नहीं, 4th में आप भेजिए और उसका बेस मजबूत कीजिए, फिर 4th में भी फेल हो गया तब भी आप मत रोकिए, 5th में भेजिए। ऐसे करते करते आप 8th क्लास तक उसको डिटेन नहीं कर सकते। तो ये नो डिटेंशन पॉलिसी। लेकिन एक एनजीओ है प्रथम, एनजीओ जिसका नाम है प्रथम, ये हर साल एक रिपोर्ट निकालती है जिसका नाम है असर। असर मतलब एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो ये हर साल निकाली जाती है और इस साल भी निकली थी। अगर आप चाहेंगे, अगर आप कहते हैं तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप उस पर वीडियो चाहते हैं या नहीं। इसने कहा, इसकी रिपोर्ट के अनुसार, असर की रिपोर्ट के अनुसार, जो बच्चों की क्वालिटी है ना, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ये खराब हो रही है, ये खतरे में है। किसकी वजह से भैया ये क्वालिटी क्यों खराब हो रही है? ड्यू टू नो डिटेंशन पॉलिसी। इस नो डिटेंशन पॉलिसी की वजह से स्टूडेंट्स की क्वालिटी डिटीरियोरेट हो रही है हर साल। स्टूडेंट्स की क्योंकि देखिए, अगर रिटेन किया गया, डिटेंशन दिया गया, बच्चे को फेल हुआ, उसको क्लियर नहीं कर पाया एकेडमिक एग्जाम्स, उसको रोक लिया गया, वापस वही पढ़ाया गया, तो जनरली ये ट्रेंड पाया गया, राइट। अच्छा, मतलब क्वालिटी खराब हो रही है, ऐसा असर की रिपोर्ट से था, ठीक है। तो फिर यूनियन गवर्नमेंट ने काम किया है। यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम स्टेट गवर्नमेंट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फॉलो करना चाहते हैं नो डिटेंशन पॉलिसी को या फिर नहीं। तो अब क्या हुआ, असर की रिपोर्ट के बाद में यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि अब ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, पूरा हमने स्टेट गवर्नमेंट को चॉइस दे दिया कि अगर आप नो डिटेंशन पॉलिसी को फॉलो करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो ऑप्ट आउट कर दीजिए, ठीक है। अब कई सारे स्टेट्स ने इससे ऑप्ट आउट कर दिया, मैनी स्टेट्स ऑप्टेड आउट, ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स ने इससे ऑप्ट आउट कर दिया, बहुत सारे स्टेट्स थे, इक्का दुक्का नहीं, बहुत सारे स्टेट्स, ठीक है। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या आई, असर के साथ ऐसा, मतलब असर की जो रिपोर्ट हुई इसके साथ में प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रथम ने जो रिपोर्ट निकालती है असर, उसमें ऐसा क्या हुआ कि क्वालिटी में डिटीरियोरेशन हुआ? देखिए, नो डिटेंशन पॉलिसी, अगर मैं इसके बारे में कहूं तो बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है। अगर स्टूडेंट्स को क्लास में रिटेन करना है, अगर उनको स्कूल्स में ड्रॉप आउट रेशियो को घटाना है, तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पॉलिसी, बट it has to be supplemented with CCE। इसको सप्लीमेंट करना था कॉन्टिन्यूअस, मतलब इसको एड ऑन करना था नो डिटेंशन पॉलिसी के साथ साथ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन को इन्वॉल्व करना था, राइट। अगर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन को इन्वॉल्व किया जाता तो नो डिटेंशन पॉलिसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। लेकिन टीचर्स के साथ में प्रॉब्लम ये है, देखिए, जो टीचर्स हैं आज हमारे देश में, जितने भी टीचर्स हैं प्राइमरी स्कूल या फिर स्कूल लेवल के, वो उतने वेल इक्विप्ड नहीं है
वेल ट्रेंड नहीं है। देखिए कोई भी अगर एग्जाम होता है तो उसके बीच में एक वाइवा या ओरल एग्जाम भी लिया जा सकता है स्टूडेंट्स का, जिससे कि उनकी ग्रोथ पता चल सके। और अगर ये हर हफ्ते लिया जाए तो उनकी ग्रोथ पता चलेगी और हर एक स्टूडेंट पे स्पेशल अटेंशन दिया जा सकता है जो वीक परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इसी को कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। न्यू क्रिएटिव टेक्निक्स को यूज करके क्लासरूम में बच्चों के अटेंशन को इंक्रीज किया जा सकता है, उनके इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये सीसीई नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो टीचर्स हैं वो ट्रेंड नहीं है, नॉट ट्रेंड इनफ टीचर्स, ये प्रॉब्लम आ गई। तो अगर नो डिटेंशन पॉलिसी को कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के साथ अप्लाई किया जाए तब तो मजा ही आ जाए, राइट? और इस पे फोकस किया जाना बहुत जरूरी था और बहुत जरूरी है भी। चलिए अब देखिए इसमें फर्दर चैलेंजेस क्या है अकॉर्डिंग टू एसोचेम। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये इसने बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी बनाई है ना। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पॉलिसी है ये बहुत ज्यादा बेहतरीन है। कौन सी? नो डिटेंशन पॉलिसी। बट इसको सीसीई के साथ इन्वॉल्व करना जरूरी है। और सीसीई के लिए टीचर्स रेडी क्यों नहीं है इसके बारे में एसोचेम ने बताया। अब आप सोचेंगे एसोचेम क्या है? नाम शायद सुना हो, कई बार आपने सुना होगा। एसोचेम का फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो एसोचेम, एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एसोचेम ने क्या किया, एक रिपोर्ट पब्लिश की और उस एसोचेम की रिपोर्ट के अनुसार 50% शॉर्टेज है टीचर्स की अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट रन स्कूल्स। यानी कि अभी भी जितने भी स्कूल्स हैं उनमें से 50% वैकेंसीज हैं। अगर 100 सीट्स हैं टीचर्स की तो उनमें से सिर्फ 50 ही हैं टीचर्स। अगर मान लीजिए 100 टीचर्स होने चाहिए तो उसमें से 50 ही अवेलेबल हैं, ठीक है। और जो टीचर्स हैं उनको और ज्यादा काम, जैसे इलेक्शंस के टाइम पे टीचर्स की ड्यूटी लगा दी जाती है, कई बार सर्वेइंग के लिए टीचर्स की ड्यूटी लगा दी जाती है। तो ये ओवरबर्डनिंग ऑफ टीचर्स है ना। उनको बहुत ज्यादा उनके उनके जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा उनको काम दिया जा रहा है ना। और बाकी उनको कोई ट्रेनिंग तो है नहीं। अब सोचिए इतना ज्यादा काम होने के बाद में उनसे आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो क्रिएटिविटी दिखाएं और सोशल रिफॉर्म्स करें क्लासरूम में आके, तो ये अनजस्टिफाइड है ना। ये ड्रैकोनियन पॉलिसी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिफॉर्म्स की यहां पे जरूरत है। एक तो वेल इक्विप्ड ट्रेन्ड टीचर्स, उनके ऊपर से बर्डन कम किया जाए, क्योंकि ये जो सर्वेइंग वाला काम है और ये जो जितना भी इलेक्शन ड्यूटी वाला काम है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बाकी कंपनीज को दिया जा सकता है ना। बस ये जो टीचर्स हैं, क्योंकि हमारे देश में आप ये मान के चलिए कि हर 2-3 महीने बाद एक चुनाव होता रहता है, तो टीचर्स बहुत ज्यादा एंगेज रहते हैं, ओवरबर्डन्ड हैं टीचर्स। सो इसलिए जरूरत है। दूसरा, ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से उनको पता ही नहीं है कि इवेल्युएट क्या करना है, किसे करना है ना। बेचारे भोले वाले टीचर्स हैं, उनको ये नहीं पता कि इवेल्युएट कैसे करना है, किसे करना है, किस वक्त करना है, कितना करना है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई अच्छा उसके अलावा कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो कि ये बताए कि अगर आप बार बार एक ही क्लास पढ़ते हैं तो आपका क्वालिटी ऑफ लर्निंग बढ़ रहा है ना। तो डिटेंशन के अगेंस्ट ये सारी बातें जा रही है। अगर बार बार आप एक ही क्लास पढ़ते हैं तो इसका मतलब कई बार आपने देखा होगा कि जैसे फेल्ड स्टूडेंट्स जो होते थे वो 5-5, 6-6 साल तक एक ही क्लास में बैठे हुए। तो इससे कोई मतलब श्योरिटी ये तो नहीं है ना कि 2 साल पढ़ लिया, चलो 10वीं क्लास, अब बहुत बड़े जीनियस बन गए, क्वालिटी ऑफ लर्निंग उसमें बढ़ गई। तो ऐसा नहीं होता है ना। तो बार बार एक ही क्लास पढ़ने से आपकी क्वालिटी ऑफ लर्निंग बढ़ती जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये इसके सपोर्ट में कोई एविडेंस है नहीं। उसके अलावा जो डिटेंशन है ये कॉन्फिडेंस को डाउन करता है,
जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो कि ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस या मार्जिनलाइज सेक्शंस बोलते हैं इनको सोसाइटी के, ये ड्रॉप आउट करते हैं। तो इस डिटेंशन की वजह से ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि वो बच्चे जो कि स्कूल बीच में छोड़ देते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। एंड बीइंग ए गवर्नमेंट ऑफिसर, अगर आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो आपको सॉल्यूशंस भी आने चाहिए, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, तो इस पे सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन नो डिटेंशन पॉलिसी है, पॉलिसी ही है, लेकिन उसके अलावा टीचर्स को वेल इक्विप्ड ट्रेनिंग, उनका बर्डन कम करना और ज्यादा से ज्यादा टीचर्स को इन्वॉल्व करना, ज्यादा से ज्यादा टीचर्स की भर्ती करना, ये एक सोल्यूशन है ना। क्योंकि टीचर्स ही हैं who are the builders of this nation, who are the architects of this nation. इस भारत देश के भविष्य का जो पूरा का पूरा दारोमदार है वो इसके टीचर्स के ऊपर ही है। सो टीचर्स को प्रोग्रेसिव होना होगा, ना कि रिग्रेसिव। अगर हमारे देश के टीचर्स प्रोग्रेसिव नहीं है, रिग्रेसिव है, तो फिर हमारा देश पीछे ही चलता चला जाएगा, और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज अगर गवर्नमेंट स्कूल्स है तो उनमें अभी पिछले 7-8 सालों में ये जरूर हुआ है कि जो टॉयलेटरीज हैं, टॉयलेट फैसिलिटीज हैं, वाटर फैसिलिटीज हैं, ये सब इंप्रूव हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है। तो धीरे 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 ही इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, टीचर्स ट्रेन होंगे, टीचर्स पे बर्डन कम होगा, एंड इवेंचुअली हम लोग एक जो आइडियल नेशंस है जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, इनका एजुकेशन पॉलिसी बहुत बेहतरीन है, इनकी एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतरीन है, हम लोग उस राह पे चल निकलेंगे। एंड द वे, द पाथ टू बिकम अ वर्ल्ड लीडर स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी दीज स्मॉल लिटिल चेंजेस। अगर ये छोटी छोटी चेंजेस हम करते चले गए, देन डेफिनेटली जो विश्व गुरु बनने का सपना है वो एक ना एक दिन अवश्य पूरा होगा फिर से। चलिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज पे मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा ओवरऑल आप समझ लीजिए। हालांकि जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं इसमें, और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में बस ये 2 मोटे मोटे बड़े पॉइंट्स आप जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में बताते चले गए तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो में बनाऊं, प्लीज कमेंट कीजिए, बिकॉज कमेंट के थ्रू मुझे पता चलेगा, एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम स्क्रैच से करते हुए। तो देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने क्या किया, जो 6 से 14 साल का एज गैप था जिसमें कंपलसरी एजुकेशन था, फ्री एंड कंपलसरी, अब इसको 3 से 6 भी कर दिया, यानी कि अब 3 से 14 साल कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन का प्रोविजन इसमें रखा गया। लेकिन इसके साथ में थोड़ा सा क्लैश ये है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जबकि राइट टू एजुकेशन को इंप्लीमेंट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एमएचआरडी। तो एमएचआरडी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और एमओडब्ल्यूसी ने इसको इंट्रोड्यूस किया। तो थोड़ा सा क्लैश का मैटर है। क्या है वो, क्यों है क्लैश का मैटर, एनईपी कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर सकता है, क्या ये वो गेम चेंजर है जो हम लोग चाह रहे थे एजुकेशन सेक्टर ऑफ दिस कंट्री में, सबके बारे में आप जानेंगे। अगर उस पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज मेंशन कीजिए। तो आर्टिकल 21 के बारे में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया इतने तल्लीनता से इसको सुनने के लिए। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। कमेंट्स जरूर आपके वैल्यूएबल रहते हैं और यही हमारा मोटिवेशन है। डेली लेक्चर्स इसी तरीके से आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।